Question number 5. A particle accelerates from rest. The graph shows the variation of the velocity v of the particle with time t. इस ग्राफ में देखें तो ये वी टी ग्राफ है और हमें वैसे पता है कि वी टी ग्राफ का अगर हम ग्रेडियंट निकालें तो हमें एक्सेलेरेशन मिलता है और हमें पता चल रहा है कि इस टाइम पर जो इसका जो ग्रेडियंट है वो कांस्टेंट आएगा। इस बात का मतलब क्या है कि एक्सेलेरेशन क्या होगा, हमारे पास कांस्टेंट होगी। नंबर 1। इसको दूसरे तरीके से भी देखा जा सकता है। वैसे हमें पता है कि फार्मूला क्या होता है, इक्वेशन होती है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। तो ये रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो v इज इक्वल्स टू a इंटू टी आ गया। हमें पता चल रहा है, ये ग्राफ बता रहा है कि वेलोसिटी और जो टाइम है उसके दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है। फाइनल वेलोसिटी और टाइम में डायरेक्ट रिलेशन है। इस बात से मैसेज ये मिल रहा है, जब दो क्वांटिटीज़ में डायरेक्ट रिलेशन होती है, जो तीसरी क्वांटिटी होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। वैसे यहाँ से भी हमें मैसेज मिल रहा है। इन शॉर्ट क्या पता चल रहा है, यहाँ पर इसमें एक्सेलरेशन क्या हो गया, कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब नो चेंज इन एक्सेलरेशन। ग्राफ दिए गए हमारे पास ए बी सी डी ऑप्शन के अंदर, विच ग्राफ शोज़ द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी v विद द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। मतलब इसी चीज़ के लिए हम देखना चाहें कि हमें ये ज़रा ग्राफ में देखें ना आप, यहाँ पर वाई एक्सिस पर वेलोसिटी दी गई है, एक्सिस पर एक्सेलरेशन दिया गया है, टाइम नहीं दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखें हमें ये पता चल रहा है कि जैसे जैसे एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है डिक्रीजिंग रेट के साथ, लेकिन आप ये देखें, हमें ये देखना है कि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर पता चल रहा है एक्सेलरेशन की वैल्यू तो चेंज हो रही है। यहाँ भी अगर आप देखें एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। और यहाँ पर देखें एक्सेलरेशन, यहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा है कि एक्सेलरेशन इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, ये देखें, यानी इन तीनों ए बी सी ऑप्शन में देखें, ग्राफ ये बता रहा है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रह रहा, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, एक्सेलरेशन बढ़ रही है। यानी इसमें भी ये जो ग्राफ है इस साइड पे जाना बता रहा है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रह रही। और ग्राफ में ये देखें, यहाँ पर भी एक्सेलरेशन क्या है, इंक्रीज़ हो रहा है वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी के करस्पॉन्डिंग बना रहे हैं। तो यहाँ पर क्या पता चल रहा है, मतलब यहाँ कहने का मतलब ये है कि ये उसने ख़ुद से ग्राफ बनाए हैं, तो इसमें इन सारे ग्राफ में आपने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग देखना है। ज़ाहिर है ये ग्राफ्स हमें समझ आ रहे हैं कि गलत हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ ऑप्शन देखें आप कि भाई वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है एक्सेलरेशन की फ़िक्स्ड वैल्यू के ऊपर। यानी आप देखें ना, एक्स एक्सिस पर एक्सेलरेशन है और हमारे पास ये फ़िक्स्ड वैल्यू मिल रही है, कोई एक फ़िक्स्ड वैल्यू है जिसे करस्पॉन्डिंगली यहाँ क्या हो रहा है, इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। असल में आपने इन चार ऑप्शंस में ये देखना था कि किस ग्राफ में एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा। तो ये वो ग्राफ है जिसमें हमें पता चल रहा है कि एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा। तो हमारे पास डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, इसमें देखें आप, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है। इसमें आपने क्या करना है, हमने क्या करना है, अप्रॉक्सीमेटली हाउ फार डज शी फॉल बिफोर ओपनिंग द पैराशूट। पैराशूट ओपन होने से पहले की बात क्या है, यहाँ तक की बात आपने ओ लेवल में पढ़ी हुई है। यानी यहाँ से शुरू करें तो यहाँ तक वो पोजीशन है जब पैराशूट नहीं ओपन हो। यानी इस जैसे ही पैराशूट ओपन होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। ठीक हो गया। इसका मतलब ये है कि हमने क्या करना है, क्योंकि हमें पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ हो, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और हमें पता है कि अगर हम इसका एरिया अंडर द ग्राफ लें, एरिया अंडर द ग्राफ लें, ये हमने ओ लेवल में बात सीखी हुई है कि हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ उसका एरिया अंडर द ग्राफ निकालें तो हमें उसका डिस्टेंस पता चलता है। तो हम क्या करते हैं, इसका एरिया अंडर द ग्राफ निकाल लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली इस पोजीशन तक। ठीक हो गया। तो हमें यहाँ पर कर्व दी गई है, हम क्या करते हैं, पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि एक ट्रायंगल का हमें पता चल जाए। यानी ये जो हमने लाइन ड्रॉ की, इसके नीचे नीचे जो ये वाला पोर्शन है, इसका पहले एरिया निकाल लेते हैं,
फिर इस पोर्शन का एरिया निकाल लेते हैं, फिर उन दोनों को ऐड कर लेंगे। लेकिन इस बात का ख्याल रखना है, जो हम एरिया ये वाला ख़ुद से ले रहे हैं, ये वाला कंप्लीट जो एरिया लेंगे, वो हमारा एरिया की वैल्यू ज़रा कम होगी, क्योंकि हमने अभी इस पोर्शन का जो है एरिया नहीं लिया। तो हम देखते हैं पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द ग्राफ निकालें। चलें, जो हमें जो ट्रायंगल नज़र आ रही है, ये वाली ट्रायंगल, इसका निकालें। तो हम देखें इसकी जो हमारे पास बेस बन रही है इस ट्रायंगल के लिए, बेस कितनी है 10, हाइट कितनी है हमारे पास 60। तो पहले हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालें तो कितना बनेगा, हाफ बेस यानी 10 इंटू हाइट कितनी है 60, प्लस हमारे पास जो ये हमारे पास रेक्टेंगल सी बन रही है वो कितनी है हमारे पास, देखें ये कितना है 10 से ये रहा 3 बॉक्सेस हैं, तो ये 3 आ गया और ये क्या है 60 आ गया, यहाँ तक ये सारा 60 आ गया। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 60, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, ये से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। ठीक है, और ये कितना आ गया 300 प्लस, और ये कितना आ जाएगा 180, तो टोटल आंसर आ गया 480। ये हमारे पास टोटल डिस्टेंस है जब हमने इस ट्रायंगल और रेक्टेंगल का एरिया ऐड किया। लेकिन हमने कुछ पोर्शन मिस भी तो किया, ये वाला पोर्शन हमने मिस किया। इसका मतलब है जो हमारा आंसर होगा वो 480 से ग्रेटर होगा, स्लाइटली ग्रेटर होगा। आप गौर करें तो हमारे पास 4 ऑप्शंस दी गई हैं, इसमें से 480 से ज़्यादा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, थोड़ा, क्योंकि थोड़ा सा पोर्शन मिस किया है तो इसका मतलब यह है कि 480 से ग्रेटर ऑप्शंस या बहुत ज़्यादा ना हो ग्रेटर, लेकिन 480 से थोड़ा सा ग्रेटर हो। तो आप देखें 390 नहीं हो सकता, 570 लिया जा सकता है, 710 और 770 बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हमारे पास थोड़ा सा पोर्शन जो हमने स्किप किया है उसका भी ज़ाहिर है एरिया कंसिडर करें, तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली आंसर कितना आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ अ लीनियर मोमेंटम। भाई लीनियर मोमेंटम या मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, m इंटू वी। m क्या हमारे पास मास है, v क्या हमारे पास वेलोसिटी है। तो इसका मतलब है कि लीनियर मोमेंटम हमारे पास मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट हो गया। तो हमारे पास कौन सी ऑप्शन बनी, द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मास, यानी वेलोसिटी लिखनी है। और मोमेंटम हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, पहले भी क्वेश्चन आया। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होगी, इसमें वेलोसिटी की वजह से वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। ये ज़रा क्वेश्चन ध्यान से समझने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 में पहले तो ये है कि मास ऑफ 0.20 kg इज़ सस्पेंडेड फ्रॉम अ लोअर एंड ऑफ द लाइट स्प्रिंग। तो इसका मतलब ये है कि पहले तो इसकी बात कर लेते हैं। इसकी उसने क्या कहा है कि उसका मास कितना 0.20 kg है और आपने एक लाइटर स्प्रिंग के साथ इसको हैंग कर दिया। ओके फाइन। फिर एक सेकंड ऑब्जेक्ट लिया जिसका मास 0.10 kg था, उसको आपने सस्पेंड किया। अब आपने इसको सस्पेंड स्प्रिंग के साथ नहीं किया, फ्रॉम द फर्स्ट मास बाय अ थ्रेड। इसका मतलब अब हम इसकी बात करें कि एक नेक्स्ट जो सेकंड वाला मास है इसको आपने स्ट्रिंग के साथ अटैच किया है। यानी इसकी एग्जांपल ऐसे लें जैसे हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, आप उसको हैंग कर दें किसी स्ट्रिंग के साथ, तो वेट नीचे एक्ट करता है, टेंशन कहाँ एक्ट करती है, ऊपर एक्ट करती है। यहाँ पर भी वही केस होगा। अब आप देखें कि ये ऑलरेडी एक स्प्रिंग का मास के साथ एक सिस्टम था, आपने एक एक्स्ट्रा एक मास को हैंग किया, याद रखें थ्रेड के साथ अटैच किया। अब थ्रेड के अंदर टेंशन होगी, थ्रेड के अंदर जो टेंशन होगी वो क्या होगी, टेंशन को हम अपवर्ड कहेंगे, टी अपवर्ड एक्ट कर रही है क्योंकि वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। और यहाँ पर अगर हम वेट निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, वेट का फार्मूला होता है mg। तो वेट किसका लेंगे हम, इसका मास के करस्पॉन्डिंगली वेट। ठीक है, अब यहाँ पर देखें हमारे पास क्या आया, mg आया, तो मास कितना है 0.10 मास है, g की वैल्यू कितनी है 9.81। ये हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास आया वेट आ गया। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 0.981। इट इज़ अ मास विच इट इज़ द वेट इन द न्यूटन। तो इसका जो वेट आया मास के करस्पॉन्डिंगली कितना आ गया 0.981 न्यूटन आ गया। ठीक है, जो सेकंड ऑब्जेक्ट है उसका वेट आ गया। अब क्योंकि उसने एक बात की है, द अरेंजमेंट इज़ अलाउड टू कम इन टू स्टैटिक इक्विलिब्रियम।
स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि अब यहाँ पर ये वाला जो वेट है, ये वाला वेट टेंशन के इक्वल है, यानी T इज़ इक्वल्स टू वेट। टेंशन जो इसके अंदर होगी वो वेट ऑफ, ठीक है, कि इसका सेकंड ऑब्जेक्ट, और सेकंड ऑब्जेक्ट का मास के करस्पॉन्डिंगली वेट ये वाला आ गया है। तो टेंशन जो है वेट के इक्वल है, और वेट किसके इक्वल है, 0.981 न्यूटन्स की। इसका मतलब है हमें टेंशन की वैल्यू भी मिल गई, क्योंकि स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है तो डाउनवर्ड फोर्स अपवर्ड फोर्स के इक्वल होगी, यानी ये वाला वेट इस टेंशन के इक्वल होगी। उसने खुद कहा है कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है पड़ा, ठीक हो गया। अब ये है हमारे पास टेंशन, ये हमारे पास है फोर्स, ठीक है। इमीडिएटली आफ्टर द थ्रेड इज कट, इसका मतलब कट करने से पहले उस थ्रेड के अंदर जो फोर्स की वैल्यू थी वो ये वाली थी। व्हाट इज़ द अपवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ द 0.20 kg। अब देखें हमारे पास टेंशन ये वाली थी, कट करने पर ये टेंशन फोर्स लगा देगी इस मैसिव ऑब्जेक्ट के ऊपर। ज़ाहिर है जब फोर्स लगाएगी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और यही वाली फोर्स रिजल्टेंट फोर्स के तौर पर काम कर रही है। मतलब जब कट करेंगे तो यही टेंशन इस वेट को ऊपर की तरफ मूव करवाएगी, और ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन होगा। जब एक्सेलरेशन की बात आएगी तो फार्मूला है F इज़ इक्वल्स टू ma। हमसे पूछा गया है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है, इसको ए को वैसे रहने दें। एक्सेलरेशन किसके अंदर प्रोड्यूस होगा, इसके अंदर प्रोड्यूस। उसने खुद लिखा है यहाँ पर व्हाट इज़ द अपवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ 0.20 kg। तो मैस कौन सा हुआ, क्योंकि अब अकेला ये वाला मैस बच गया, क्योंकि ये तो कट होकर नीचे गिर गया। तो मैस कितना हमारे पास 0.20 हमारे पास मैस आ गया। फोर्स की वैल्यू कितनी पुट करें, ये वही वाली फोर्स होगी जो इसके अंदर टेंशन प्रोड्यूस हुई थी। यही फोर्स अब क्या करेगी, इसे कट करने पर उसको, क्योंकि अपवर्ड एक्ट कर रही थी, ये क्या करेगी, इसको ऊपर की तरफ लेके जाएगी। तो यही जो टेंशन की वैल्यू निकाली, यही वही रिजल्टेंट फोर्स है, यही वही फोर्स है। तो हम क्या लिखेंगे, 0.981 न्यूटन्स। तो अगले स्टेप में क्या करेंगे हम, यहाँ पर 0.981 डिवाइडेड बाय 0.20 इट इज़ इक्वल टू एक्सेलरेशन। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, आप निकालेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली आपके पास जो आंसर आएगा 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखते हैं कौन सा करेक्ट ऑप्शन बन रहा है। यस, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। होप सो ये बात समझ आ गई होगी कि कट करने के बाद, सेकंड ऑब्जेक्ट को कट करने के बाद जो फोर्स एक्ट करेगी, ये वही फोर्स है जो कि जब ये मैस था उस वक्त जो टेंशन थी, वही वाली फोर्स अब उस सेकंड ऑब्जेक्ट के रिमूव होने पर फर्स्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर वही की वही फोर्स लगेगी। ठीक है, एक्सेलरेशन निकालना था, और किसके ऊपर ये फोर्स लगेगी, ऊपर वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो उसका मैस हमने यहाँ पुट किया, वही टेंशन वाली वाली फोर्स के तौर पे एक्ट की, उसे हमने पुट किया, एक्सेलरेशन निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। अ स्नो फ्लेक एंड रेन ड्रॉप आर इन अ स्टिल एयर, they both fall from rest at the same time and from the same height far above the ground। अब देखें, अब क्या करते हैं, हम स्नोफ्लेक की बात करते हैं और बात कर लेते हैं रेन ड्रॉप की। अब आप देखें कि पहले ज़रा बेसिक कॉन्सेप्ट समझिएगा। अब सपोज़ करें ये ग्राउंड है, दोनों का ग्राउंड का लेवल एक जैसा है। अगर आप ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ मूव करवाते हैं, दोनों ऑब्जेक्ट्स को नीचे की तरफ मूव करवाते हैं, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी दोनों की ज़ीरो है। उसने हमें कहा है कि फ्रॉम रेस्ट, सेम टाइम पे आपने इसको फॉल करवाया और सेम हाइट है, दोनों की हाइट क्या है, सेम है। ये हाइट है और दोनों की हाइट सेम है। नंबर 1 ज़रा ख्याल रखिएगा। और देखें, जब ये एयर होगी तो इसका मतलब टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट होगा। याद रखें, टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हमेशा उस वक्त होता है जब एयर रेजिस्टेंस होती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रही होती है। अब टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट ये है कि जब हमारे पास वेट, यानी जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, और अपवर्ड जो एयर रेजिस्टेंस एक्ट कर रही है, जब दोनों इक्वल हो जाते हैं तब हमें टर्मिनल वेलोसिटी अचीव होती है। अब देखें, उसने हमें एक बात की है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्नोफ्लेक एंड
raindrop contains the same mass, fine. Assume that there is no evaporation or melting. अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि द ड्रैग फोर्स एक्टिंग ऑन द स्नोफ्लेक इज़ ग्रेटर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि स्नोफ्लेक के ऊपर हमारे पास जो फोर्स एक्ट कर रही है वो ज़्यादा एक्ट कर रही है देन द ड्रैग फोर्स एक्टिंग ऑन द रेन ड्रॉप। अच्छा, अब सपोज़ करें, मैं अगर पहले बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊं। देखिए, अगर हम कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, उसका वेट है हमारे पास 100 न्यूटन्स, फाइन। अब जो एयर रेजिस्टेंस होती है वो ऊपर की तरफ एक्ट करती है। अब ये देखना होता है कि दोनों फोर्सेस कब इक्वल हुई। सपोज़ करें ये वो पोजीशन थी जब नीचे एक्ट करने वाली जो वेट है वो ऊपर एक्ट करने वाली एयर रेजिस्टेंस के इक्वल हो गया। जब इक्वल हो जाते हैं तब हमें टर्मिनल वेलोसिटी अचीव हो जाती है, फाइन। अब पता है क्या बात, वो कह रहा है कि जो स्नो फ्लेक है वो उसके ऊपर फोर्स ज़्यादा एक्ट कर रही है। इसका मतलब है कि ज़्यादा फोर्स एक्ट कर रही है, तो जब वो ऑब्जेक्ट नीचे आएगा, सपोज करें ये वो पोजीशन थी जब वेट जो है, यानी इसका मतलब है कि वेट नीचे एक्ट कर रहा है, तो अगर ड्रैग फोर्स जो ऊपर एक्ट कर रही है वो ज़्यादा एक्ट कर रही है, इसका मतलब है बहुत जल्द ही जो वेट होगा वो फोर्स एयर रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगी। और इसका मतलब है कि रेन ड्रॉप के ऊपर जो ड्रैग फोर्स है वो क्या कर रही है, वो कम एक्ट कर रही है। अगर कम एक्ट कर रही है इसका मतलब है कि बहुत लेट जाके, कंपैरेटिवली लेट जाकर जब ऑब्जेक्ट नीचे आ चुका होगा, कंपैरेटिवली नीचे आ चुका होगा, तब जाकर ये जो वेट होगा वो वेट एयर रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। क्योंकि इसके ऊपर ड्रैग फोर्स ज़्यादा एक्ट कर रही थी, तो बहुत जल्दी वेट और एयर रेजिस्टेंस आपस में इक्वल हो जाएंगे। और रेन ड्रॉप है हमारे पास, जो हमारे पास रेन ड्रॉप है स्नोफ्लेक में, जल्दी एयर रेजिस्टेंस वेट के इक्वल हो जाएगी, यानी कम टाइम में जो हमारे पास एयर रेजिस्टेंस है वो वेट के इक्वल हो जाएगी। जो रेन ड्रॉप है इसमें थोड़ा लेट जाकर एयर रेजिस्टेंस वेट के इक्वल होगी, क्योंकि कम एक्ट कर रही है ना, तो इसका मतलब है कि वो आहिस्ता 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 बढ़ती बढ़ती फिर जाकर वेट के इक्वल होगी, फिर टर्मिनल वेलोसिटी हमें अचीव होगी। इस कॉन्सेप्ट को माइंड में रखें तो हम यहाँ पर देखते हैं कि विच स्टेटमेंट अबाउट द स्नोफ्लेक एंड द रेन ड्रॉप इज़ करेक्ट। द रेन ड्रॉप टेक्स मोर टाइम। जो रेन ड्रॉप है ज़ाहिर है क्योंकि काफ़ी कंपैरेटिवली ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद जाकर जो है वो एयर रेजिस्टेंस वेट के इक्वल होगी, तो ज़ाहिर है टाइम ज़्यादा लगा। जिसने ऑब्वियसली कंपैरेटिवली नीचे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया, जब डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल किया तो ज़्यादा टाइम भी ज़्यादा लगा होगा। यानी लेट जाकर जो एयर रेजिस्टेंस है वो वेट के इक्वल होगी, क्योंकि ड्रैग फोर्स एयर रेजिस्टेंस थोड़ी कम एक्ट कर रही थी, तो मज़ीद नीचे जाने के बाद ड्रैग फोर्स या एयर रेजिस्टेंस वेट के इक्वल हुई। इट मीन्स इट विल टेक मोर टाइम। तो रेन ड्रॉप के केस में ज़्यादा टाइम लगेगा देन द स्नोफ्लेक टू रीच द टर्मिनल वेलोसिटी। बाकी आप ऑप्शन देख लें तो आपको समझ आ जाएगी, यानी ये तो हमारा होगा करेक्ट ऑप्शन। बाकी बी सी डी में देखें, द रेन ड्रॉप टेक्स मोर टाइम देन द स्नोफ्लेक टू रीच द ग्राउंड। नहीं, ऐसा नहीं होगा। दे रीच द सेम टर्मिनल वेलोसिटी। नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। सेम टर्मिनल वेलोसिटी कैसे होगी, नहीं हो सकती, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम ले रही है, उसकी वेलोसिटी और उसकी वेलोसिटी में फ़र्क होगा। दे टेक द सेम अमाउंट ऑफ टाइम टू रीच द ग्राउंड। नो। देखें, याद रखें, जब एयर रेजिस्टेंस होती है तब एक जैसा टाइम नहीं लगता, जब एयर रेजिस्टेंस नहीं होती तब सेम टाइम में नीचे पहुंचते हैं। होप सो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी।